डिसऑर्डर। इसको हम बार-बार में एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? मैम जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स होते हैं, मतलब दोनों के एपिसोड्स आते हैं, कभी मेनिया के और कभी डिप्रेशन के। हाँ। अब जो मैनिक डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है, इसकी भी 3 टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, हालांकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि साइक्लोथाइमिक जो डिसऑर्डर है उसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों ही है, लेकिन वो जो है वो लंबे समय तक का क्रोनिक होनी चाहिए वो, तभी हम उसको साइक्लोथाइमिक बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। तो जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है उसके अंदर जो मैनिक एपिसोड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिसको डिसऑर्डर होता है, और जो डिप्रेशन के जो एपिसोड होते हैं वो हो सकता है कि ना भी हुआ हो या एक आधा हुआ हो। तो जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है इसके अंदर मैनिक एपिसोड का जो एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। लेकिन जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है इसमें भी दोनों घटनाएं होती हैं, बाइपोलर की जो हाइपोमेनिया की और डिप्रेशन की, लेकिन यहाँ पर जो है हाइपोमेनिया की सिचुएशन ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो इवेंट है वो एक आध बार घटा हुआ होता है, और डिप्रेशन का जो है वो ज्यादा सिचुएशंस होते हैं, डिप्रेशन के एपिसोड ज्यादा होते हैं। तो दोनों के बीच में बाइपोलर 1 और 2, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि बाइपोलर 1 के अंदर मैनिया के एपिसोड ज्यादा होते हैं और बाइपोलर 2 के अंदर जो है डिप्रेशन के एपिसोड ज्यादा होते हैं। कब हम ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो बाइपोलर 1 है या उसको बाइपोलर 2 है? तो बाइपोलर 2 का जो सिम्टम है वो DSM-4 में ये 2-3 सिम्टम बताए हैं बाइपोलर 2 के। पहला तो ये बताया बाइपोलर 2 का फर्स्ट जो सिम्टम है वो ये है, एक या एक से अधिक बड़ा विषादी घटना का अनुभव हुआ हो, यानी कि जो मेजर डिप्रेसिव जो इवेंट होता है वो तो एक इसके साथ घटे हुए होते हैं। इसी तरह से जो हाइपोमेनिक एपिसोड वो बहुत एकाधी घटना ऐसी भी उसके साथ घटी हुई होती है जिसके अंदर उसको हाइपोमेनिक एपिसोड उसके साथ घटा हुआ होता है, वो पूरा मैनिक नहीं, हाइपोमेनिक, अल्पोनुमाल, कंप्लीटली मैनिया नहीं, थोड़ा सा कम मैनिया की सिचुएशन। तो दूसरा ये है। तीसरा जो ये है कि ऐसे रोगियों में मैनिक एपिसोड का कोई अनुभूति नहीं होता। अब यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, हाइपोमेनिक एपिसोड होते हैं, मैनिक एपिसोड जो है इसके अंदर नहीं होता बाइपोलर 2 के अंदर। तो ये 3 जो है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के DSM-4 में ये 3 सिम्टम बताए हैं, और जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है उस बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के जो है यानी कि मैनिक जो एपिसोड होता है उसके DSM-4 ने ये कुछ सिम्टम्स बताए हैं कि कब हम ये कहेंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति है और उसके वो जो है उसके अंदर मैनिक डिप्रेशन है। हेलो, आपको नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही? मैम आ रही है। हाँ, बट मेजॉरिटी बच्चों की ऐसे कह रही कि आप आ रही है, इसका मतलब आपके कोई कुछ गड़बड़ है और आपको ये आवाज नहीं आ रही, आप अपना एक चेक करो कुछ। तो DSM-4 जो PR है उन्होंने जो मैनिक एपिसोड है उसके मैनिक जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स बताए हैं, और उसके ये सिम्टम्स है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो एक तो ये है कि एक सप्ताह तक रोगी की मनोदशा असामान्य ढंग से काफी बड़ी चुड़ी और चिड़चिड़ा सा बना हुआ, यानी कि सिर्फ एक दिन के आधार पर हम नहीं, एक वीक तक अगर लगातार एक व्यक्ति है और उसका जो आत्म सम्मान एक तरह से पड़ा हुआ हो, बढ़ चढ़कर वो जो खुशी जाहिर कर रहा हो और थोड़ी बहुत उसके अंदर इरिटेशन भी। दूसरा जो है वो जो मूड डिस्टर्बेंस की जो ड्यूरेशन है उसमें कम से कम ये नीचे जो बताए हुए हैं इनमें से 4 सिम्टम्स हो, जैसे कि फर्स्ट जो है यानी कि व्यक्ति का जो मूड है उसके अंदर 4 चीजें जरूर हो। उनमें से कौन सी 4? एक तो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बढ़ा हुआ हो,
नींद कम आ रही हो और पहले की तुलना में ज्यादा जो हो बात करने लगा हो और विचारों की उसके अंदर उड़ान हो। और मैम 19 रोल नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बता दो। एक बात तो अभी थोड़ी सी मेरी आवाज का आ रही है, अभी आवाज मेरी? हेलो। यस मैम। यस मैम। तो फोर्थ जो सिम्टम था वो ये था कि विचारों की उड़ान हो। और फिफ्थ जो सिम्टम है वो ये है कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो उसके अंदर, पर जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी ना कर पा रही हो और छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान जो है वो दे रहा हो। और साइकोमोटर एक्टिविटीज उसके अंदर उसके इंक्रीज हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की साइकोमोटर एक्टिविटीज। इसी तरह से व्यक्ति जो है ज्यादातर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट कर दे। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब थर्ड जो सिम्टम्स है वो है कि ये जो 5 सिम्टम्स इसके अंदर होने चाहिए थे कोई भी, तो इनमें से ऐसे सारे सिम्टम्स अगर जो हम अभी बात कर रहे थे वो सारे सिम्टम्स किसी और वजह से ना हो, कहीं कोई दूसरी ड्रग ले रखी हो और इस वजह से व्यक्ति के अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ी हो, ज्यादा बात कर रहा हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरा साइड इफेक्ट की वजह से या किसी दूसरी ड्रग की वजह से अगर एक व्यक्ति के अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं तब हम कहेंगे कि वो मैनिया से जो है वो सफर कर रहा है, मैनिया का जो उसको डिसऑर्डर है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो एक मैनिक बाइपोलर 2 बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर है उसका मैनिया का जो सिम्टम्स है वो ये सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिम्टम्स है यानी कि बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ तो न्यूरोट्रांसमीटर है एक फैक्टर, दूसरा जो है वो है सोडियम आयन एक्टिविटी और तीसरा जो है वो जेनेटिक फैक्टर और फोर्थ जो है वो है स्ट्रेस। यानी कि इन चारों कारणों की वजह से जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर और जो डिप्रेशन में भी हमने देखा था कि जो नोरिपेनेफ्रिन है उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उससे मैनिया हो जाता है। जैसे कि हमने डिप्रेशन में ये देखा था कि उसकी मात्रा कम होने से डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर नोरिपेनेफ्रिन की अगर जो है वो बढ़ जाती है नोरिपेनेफ्रिन की मात्रा तो उससे जो है वो मैनिया हो जाता है। और इस तरह की जो स्टडीज हैं वो उनके रिजल्ट भी यही निकल के आए हैं। और पर्टिकुलर ये देखा कि एक ड्रग है लिथियम ड्रग, अगर पेशेंट को लिथियम ड्रग दी जाती है तो उससे जो है नोरिपेनेफ्रिन की मात्रा जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उससे आराम हो जाता है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो नोरिपेनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है। मैम सेरोटोनिन की वजह से भी होता है मैम। है सेरोटोनिन की वजह से। हाँ, सेरोटोनिन में ये माना गया है कि सेरोटोनिन यानी कि हाँ, वैसे तो देखा गया है कि जो नोरिपेनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है, हम डिप्रेशन की अगर बात करें तो वहां पर ये दोनों का ये था कि ये दोनों की मात्रा अगर हमारे ब्रेन के अंदर अगर सही है, अगर ज्यादा है तो उससे व्यक्ति का क्या हो जाता है, उससे व्यक्ति जो है डिप्रेशन में नहीं जाता। लेकिन इन दोनों चीजों की कमी हो जाती है, चाहे सेरोटोनिन है चाहे नोरिपेनेफ्रिन। अगर ये दोनों कम अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये निकल के आया कि जो नोरिपेनेफ्रिन है, नोरिपेनेफ्रिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है उससे मैनिया हो जाता है, लेकिन सेरोटोनिन की ज्यादा अगर क्वांटिटी हो जाती है तो उससे मैनिया नहीं होता। ऐसे ज्यादातर स्टडीज ऐसे निकल के आई। हालांकि डिप्रेशन में जब हम बात कर रहे थे दोनों का एक जैसा रिजल्ट था, लेकिन मैनिया के लिए जो है वो एक जैसा रिजल्ट नहीं निकल गया है। तो मैनिया के लिए पर्टिकुलर जो है वो नोरिपेनेफ्रिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बजाय कि सेरोटोनिन की। जहाँ हम क्योंकि आमतौर पर क्या देखा जाता है, एक्सक्रीशन अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे,
अगर मैनिया हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में इसका मतलब उसकी कमी मिलेगी। अगर जिस चीज के ज्यादा होने से मैनिया हो रहा है तो उसके कम होने से डिप्रेशन होगा। तो नोरोपाइनेफ्रिन के लिए तो ये प्रिंसिपल सही काम कर रहे हैं कि अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो मैनिया हो गया, अगर नोरोपाइनेफ्रिन की मात्रा कम होगी तो उसको डिप्रेशन हो गया। लेकिन सीरोटोनिन में डिप्रेशन तो ठीक है कि अगर इसकी मात्रा जो है वो कम है तो डिप्रेशन तो हो जाता है, लेकिन अगर सीरोटोनिन की क्वांटिटी अगर इंक्रीज बढ़ जाती है तो उससे मैनिया नहीं होता। ज्यादातर स्टडी जो है वो ऐसे निकल के आई। यहाँ पर जो है विपरीत सीरोटोनिन के लिए जो है वो विपरीत रिजल्ट निकल के आया, जो कि हम डिप्रेशन में इसकी बात कर रहे थे। बट मैम इसमें तो लिखा हुआ है कि सीरोटोनिन की कमी की वजह से मेनिया होता है। सीरोटोनिन की कमी की वजह से मैनिया नहीं होता, सीरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। सीरोटोनिन अगर देखिए ना मैम बुक के नोट्स उसमें लिखा हुआ है ये। कौन सी बुक के नोट्स की बात कर रहे हो मैम जो आप अभी दिखा रहे हो ये प्रेजेंटेशन इसी में। हाँ, ये इसमें सीरोटोनिन के दोनों ही चीज है ना बेटा। सीरोटोनिन का ऐसा रिजल्ट नहीं निकल के आया कि सीरोटोनिन की अगर कहीं ना कहीं अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे मैनिया नहीं होता। लेकिन जब एक स्टडी, ज्यादातर जो स्टडीज है हम मेजॉरिटी बात करते हैं कि सीरोटोनिन अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे मैनिया नहीं होता। कई सारी स्टडीज ऐसी हैं, आप एक एक स्टडीज को मेरे को बताओ पर्टिकुलर कि किसकी स्टडी आपने पढ़ी है, ये मेरे को बताओ। मैम इसी बुक में लिखा हुआ था, एक बार पीछे वाला पेज दिखाना आप, इससे पहले वाला जो पेज था। ये आप ये यहीं से स्टार्टिंग हमारी यहीं से इसका। यस मैम, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है। ये आप ये कह रहे हैं ना सीरोटोनिन का, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये कि सीरोटोनिन का प्रभाव विषाद के संदर्भ में नोरोपाइनेफ्रिन के समान ही होता है। इस लाइन से कंफ्यूज हो रहे हो आप? नहीं मैम, नीचे वाली लाइन है जो ये स्टडी दे रखी है। अतः इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि सीरोटोनिन की आपूर्ति अधिक होने से उन्मादी अनुभूतियां उत्पन्न होंगी, इस लाइन से। लेकिन आप आगे भी पढ़ो, लेकिन परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई स्पष्ट एवं सत संबंध नहीं पाया गया। और मैम नीचे वाली लाइन में स्टडी का भी लिखा हुआ है ना कि इस जैसे प्राइस 1919 के अध्ययन में यह पाया कि सीरोटोनिन के निम्न स्तर से ही उन्माद की अवस्था उत्पन्न होती है। ये सिर्फ एक स्टडी है, लेकिन अगली बार स्टडी पढ़ोगे बन्नी एवं गार्नेट, इनकी 1984 में क्या किया है कि सीरोटोनिन तनाव संदर्भ कुछ ऐसी ही टिप्पणियां की हैं। तो जो है ना, इनके बीच में रिलेशन नहीं पाएगा। हाँ, डिप्रेशन के अंदर तो ठीक था, लेकिन ये जो ज्यादातर जो स्टडी है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीरोटोनिन का मैनिया के ऊपर कम इफेक्ट है, डिप्रेशन के ऊपर इससे ज्यादा कोरिलेशन नजर आया है। यहाँ पर कोरिलेशन कम नजर आया है मैनिया के अंदर, डिप्रेशन के अंदर इसका रोल है, लेकिन यहाँ की जो स्टडीज है उनमें कम रिजल्ट आया, कम जो है वो उसका रोल निकल के आया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे इस परस्पर विरोधी प्रभाव से सार्थक अर्थ निकालने हेतु पेंज और उनके सहयोगियों ने भी स्टडी की है। ये सारी स्टडी ये है कि मैं आपको बेसिक सा बता रही थी, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप इनका नाम लो, ये 1974 में इन्होंने भी मूड डिसऑर्डर के साथ एक नया सिद्धांत जिसे परमिसिव थ्योरी कहा गया का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सीरोटोनिन की निम्न स्तर मनोदशा विकृति की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क के नोरोपाइनेफ्रिन क्रियाओं से उत्पन्न विकृति की विशेष प्रारूप को परिभाषित करने की अनुज्ञा या आज्ञा देता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि सीरोटोनिन के स्तर के बाद यदि नोरोपाइनेफ्रिन का भी निम्न स्तर उत्पन्न होता है तो इससे रोगी में विषाद उत्पन्न होता है, और वह तथ्य यूनिपोलर डिप्रेशन के न्यूरोट्रांसमीटर सिद्धांत के दावे के अनुकूल है। इसके विपरीत यदि सीरोटोनिन का निम्न स्तर के बाद नोरोपाइनेफ्रिन का उच्च स्तर उत्पन्न होता है तो इससे रोगी में उन्माद की अवस्था उत्पन्न होती है। तो ये सारी बातें इनसे क्या निकल के आ रहा है, इनका भी इनमें सारी यही चीजें हैं कि सीरोटोनिन की जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन मैनिया व्यक्ति को तभी होगा जब जो नोरोपाइनेफ्रिन है उसकी मात्रा जो है वो बढ़े। नोरोपाइनेफ्रिन की
मात्रा अगर थोड़ा सा लेवल उसका अगर बढ़ जाता है तभी जो है वो मैनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन की जो है अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है और उसके बाद अगर नोरोपाइनेफ्रिन बढ़ जाता है तभी मैनिया। तो यहाँ पर थोड़े से रिजल्ट, एक आधी स्टडी ऐसी है जो ये मान रही कि सेरोटोनिन के जो है वो कम पैदा होने से, कम होने से, ऐसा कोई किसी यहाँ पर जो स्टडी है उनसे ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। यहाँ तो यही निकल के आ रहा है कि जो सेरोटोनिन है उसका मैनिया के ऊपर इफेक्ट ज्यादा नहीं आया, लेकिन जो इपाइनेफ्रिन की जो स्टडीज है ये माना गया है कि इपाइनेफ्रिन का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो जो है वो मैनिया हो जाता है, लेकिन सेरोटोनिन के ऐसे रिजल्ट नहीं मिले एक आध स्टडी को छोड़कर। आप जो बाकी आप दोबारा से एक बार इसकी रीडिंग करना अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ये चीज आपको, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है सोडियम आयन एक्टिविटी। ये जो सोडियम आयन की जो एक्टिविटी है, कहाँ होता है सोडियम? सोडियम कहाँ होता है, न्यूरॉन के अंदर या बाहर? आपने आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो लास्ट ईयर भी, हेलो हेलो, ये सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? बाहर सोडियम जो है हमारे जब न्यूरॉन जो होता है जब एक्टिव होता है, जब एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो सोडियम आयंस क्या होते हैं, बाहर भी होते हैं वैसे तो सोडियम आयंस, और थोड़े बहुत जो वो अंदर जो है, अगर जो मेम्ब्रेन होती है अंदर और बाहर, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि कहाँ हमारा जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर नेगेटिव और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है और प्रोटीन है, लेकिन पर्टिकुलर हम यहाँ सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम आयंस का जो एक प्रॉपर लेवल न्यूरॉन के अंदर और बाहर जो एक होना चाहिए, अगर वो सही है तभी जो है व्यक्ति सही रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही सोडियम जो आयन है वो अपनी मात्रा से अगर कम या ज्यादा हो जाते तो उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसका एक कारण ये देखा गया है कि मैनिया अगर व्यक्ति के अंदर ये देखा गया है कि अगर रेजिस्टेंस सोडियम के लिए, सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको मैनिया हो जाता है, सोडियम आयंस की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो मैनिया और डिप्रेशन इन दोनों के लिए, क्योंकि बाइपोलर का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके अंदर मैनिया और डिप्रेशन जो दोनों आ रहे हैं, तो कमी की वजह से जो है वो डिप्रेशन और उसकी एक्सेस मात्रा की वजह से जो है वो मैनिया, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों डिसऑर्डर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सोडियम आयंस। इसी तरह से जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ जेनेटिक स्टडीज जो हुई हैं उनके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उसमें जेनेटिक इफेक्ट्स देखे गए हैं, और जेनेटिक इफेक्ट्स के लिए कुछ एक जो स्टडीज हैं वो की गई हैं, जैसे कि ये न्यूबर्गर और गेर्सोन ने 1992 में की है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1994 में की है, और तो इन्होंने यही बताया है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उनके जो नजदीकी संबंध थे उनमें 4 से 25% तक बाइपोलर डिसऑर्डर पाया गया, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे जिनके अंदर ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, जिसके परिवार में आसपास किसी भी संबंध में, तो वहां पर सिर्फ जो है वो 1% पेशेंट मिले। इसका मतलब 4 से 25% ज्यादा और 1% कम है। तो जहाँ नजदीकी रिलेशंस में बाइपोलर डिसऑर्डर था तो उनमें 25% तक चांस थे। तो ये क्या दिखा रहा है कि जेनेटिक इफेक्ट है। तो इन स्टडीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इफेक्ट है वो है, और जीन्स जो कहीं ना कहीं बाइपोलर सिचुएशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही जो एक नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस फुल सिचुएशंस हैं जो स्ट्रेसर हैं, अगर इन्वायरमेंट में स्ट्रेसर अगर ज्यादा होते हैं तो उनकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है, क्योंकि जीवन में ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से मैनिया और डिप्रेशन जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसी जो स्टडी है वो एनोनसन और शुक्ला ने की है। इन्होंने कहा है कि
कुछ एक जो पर्टिकुलर जो मेनिया की जो सिचुएशन है स्ट्रेस की वजह से कई बार वो भी हो सकती है। तो ये इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसके अंदर चारों ही चीजें हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का रोल भी है, सोडियम आयन एक्टिविटी का रोल भी है, जेनेटिक फैक्टर भी है और स्ट्रेस भी है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि जो बाइपोलर है उसका ट्रीटमेंट कैसे है, तो इसमें दो तरह की थेरेपी काम करती है। एक तो लिथियम थेरेपी और एक है एडजेक्टिव साइकोथेरेपी। यानी कि लिथियम जो है लिथियम एक ड्रग है, एक केमिकल है और इसका इफेक्ट जैसे ही पेशेंट को अगर लिथियम दी जाती है तो उसके बाइपोलर जो सिम्टम्स हैं वो जो है खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिथियम जो है वो यूनिपोलर ये जो है मेनिया और डिप्रेशन दोनों के कंट्रोल करती है ये, यानी कि मेनिया के लिए भी और जो है डिप्रेशन के लिए भी दोनों फेज के अंदर ये काम करती है लिथियम थेरेपी। तो लिथियम थेरेपी के माध्यम से जो है व्यक्ति का जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो ठीक किया जा सकता है। और ऐसी जो स्टडीज हैं, ऐसे जो इफेक्ट हैं वो क्लोरमैन ने 1992 में की है, फिन ने 1992 में की है, बर्नियो गार्डनर ने 1984 में की है। और इनकी जो स्टडीज हैं वो ये निकल के आई हैं कि जो अगर पेशेंट्स को लिथियम दी जाती है और प्लेसिबो अगर दी जाए तो उनमें से ये देखा गया जिसको लिथियम दी जा रही होती है उनके अंदर जो है ये डिसऑर्डर जो खत्म होता पाया गया है। और लेकिन दूसरी जो थेरेपी है एक वो है एडजेक्टिव साइकोथेरेपी। तो कई बार ये देखा है कि सिर्फ लिथियम ड्रग दे दी और ड्रग के बाद जो है उसके साथ साथ दूसरी थेरेपी भी दी जानी चाहिए। वो दूसरी थेरेपी जो है वो बिहेवियरल थेरेपी भी हो सकती है, वो सीबीटी भी हो सकती है। तो ड्रग के साथ साथ बिहेवियरल जो टेक्निक है और जो सीबीटीज हैं जो जैसे कि फैमिली थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, ये भी साथ साथ अगर दी जाती है तो पेशेंट्स को जो है वो ज्यादा इसका फायदा होता है। तो जो बाइपोलर डिप्रेशन बाइपोलर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए लिथियम और उसके साथ साथ सीबीटी और उसके साथ साथ ग्रुप थेरेपी, उसके साथ साथ जो फैमिली थेरेपी है अगर वो भी दी जाती है तो उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा। तो ये हम सारा ये फैमिली थेरेपी क्या होती है, ग्रुप थेरेपी क्या होती है, ये सारी चीजें हम पहले कर चुकी हैं यहाँ, इसलिए सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये थेरेपी हम साथ साथ में देते हैं। तो क्लियर है ये चीजें? हेलो? यस हाँ, तो ये हमारा आज का बाइपोलर डिसऑर्डर था क्योंकि बार बार में हम वो चीजें कर चुके हैं इसलिए हर चीज को थोड़ा सा डिटेल से जो स्टडीज है वो भी हमने कुछ एक स्टडीज भी देख ली है कि कौन से कुछ एक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने स्टडीज की है लिथियम को लेकर। इसी तरह से जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है उनको लेकर के ये कारण है। तो आप देख रहे हो कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें जेनेटिक इफेक्ट भी है बहुत सारे और उसके अंदर जो केमिकल है वो भी है और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए जो लिथियम है वो उन केमिकल का ही बैलेंस बढ़ा देती है। यानी कि जो नॉरपेनेफ्रिन की मात्रा जो कम हो रही है या जो ज्यादा हो रही है, क्योंकि नॉरपेनेफ्रिन ये माना गया नॉरपेनेफ्रिन की मात्रा कम हो रही है तो डिप्रेशन और नॉरपेनेफ्रिन की मात्रा ज्यादा हो रही है तो लिथियम जो है वो डिप्रेशन को भी कम कर देती है और जो है मैनिया को भी जो है वो कंट्रोल कर देती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था और जो थर्ड यूनिट है आज हमारी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस रहता है, नेक्स्ट क्लास में हम पहले असाइनमेंट लेंगे, इस पूरे मंडे को असाइनमेंट लेंगे साइकोपैथोलॉजी की, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा, हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको हमारा सिलेबस रहता है। क्या रहता है, कौन सा टॉपिक रहता है सिलेबस का? सेकेंड यूनिट